सीक्रेट वॉरियर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से निक फ्यूरी और नताशा रोमानोफ और सॉन्गबर्ड जो हैं वो सब पकड़े जाते हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न के हाथों। और थंडरबोल्ट की स्टोरी के अंदर हमने ये बात देखी थी कि जब उनको पकड़ा जाते हैं तो थंडरबोल्ट्स की टीम यानी कि ऑसबॉर्न वगैरह पकड़ने के बाद निक फ्यूरी को वहाँ पे जान से मार देते हैं, यानी कि उसके सर के अंदर गोली उतार देते हैं। तो हम उसी के आगे से देखने वाले हैं जहाँ पे हमारी दोनों स्टोरीज जो कि हमने सीक्रेट वॉरियर के अंदर भी देखी थी कि किस तरह से वहाँ पे जेटी और एलेक्स जो है वो निक फ्यूरी का मैसेज पढ़ते हैं, जहाँ के निक फ्यूरी ने वो मैसेज पढ़ा होता है। तो हम आगे से जाके देखने वाले हैं कि किस तरह से सारे के सारे ट्विस्ट जो हैं वो यहाँ पे आगे खुलने वाले हैं और हमें कहानी के बारे में पता चलेगा कि दरअसल इस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर क्या हो रहा है, कौन किसके साथ ज़्यादा गेम खेल रहा है। अब आगे इसी तरह वहीं होम रन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पर थंडरबोल्ट्स की टीम पकड़ के निक फ्यूरी वगैरह को ले जा रही होती है। इसके आगे से हमने कहानी तो देखी है कि किस तरह से निक फ्यूरी को जो है वो लोग पकड़ के टॉर्चर वगैरह करते हैं और वहाँ पे सेम वही सीन होता है जो हमने पहले देखा था, यानी कि निक फ्यूरी उनके सर पे गोली रख के उनको भेजा उड़ा देता है। और वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि मैसी। तो वहीं पे एरिस बोलता है कि मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था ऑसबॉर्न इस बारे में, और बहुत क्लियरली कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम निक फ्यूरी को जान से ना मारो, क्योंकि सिर्फ वही है जो कि जानता है कि मेरा बेटा इस वक्त कहाँ है। कहता है एरीज, मैंने तुमसे प्रॉमिस करा था कि मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढूंगा और अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कैसे भी करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढ के दूंगा ही। लेकिन मैं क्या करूं, निक फ्यूरी को सामने देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। लेकिन अगले पल हम देखते हैं ऑसबॉर्न को एक चीज़ की आवाज़ आती है, वो वहाँ पे देखता है निक फ्यूरी की तरफ और बोलता है कि व्हाट द, ये क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि अचानक निक फ्यूरी की बॉडी खुलती है और वो एक तरह का रोबोट होता है जिसके अंदर से कोई और नहीं बल्कि एलेक्स निकल कर आता है, यानी कि गॉड ऑफ फियर, जो कि एरीज गॉड ऑफ वॉर का बेटा है। और कहता है कि हेलो फादर, कैसे हैं आप। तो हमारे सामने नया ट्विस्ट आ ही गया। मतलब आप समझ ही गए थे पिछले एपिसोड को देख के कि ये निक फ्यूरी तो हो ही नहीं सकते हैं, मतलब निक फ्यूरी इतनी आसानी से गोली खा लें, ऐसा कैसे हो सकता है। और असली निक फ्यूरी कहाँ है, अब हम वो देखने वाले हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि निक फ्यूरी सीक्रेट वॉरियर्स की टीम को अकेला छोड़ के गए थे एक मिशन के ऊपर, और वो दरअसल यहाँ वर्जीनिया के अंदर आए अपने पुराने एजेंट से मिलने के लिए और उसके लिए कुछ काम लेकर आए हैं। और वो बोलता है कि तुम्हें कुछ और चाहिए, तो कहता है कि नहीं, अभी तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो वो बोलता है कि ये लो फिर तुम्हारी कॉफ़ी और बैगल। तो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो पूछता है एजेंट कि खैर तुमने किसके बारे में मुझे बता रहे थे, इसका नाम दोबारा बताओगे मुझे। तो कहता है ये है सेथ वॉल्टर्स, जो कि एक्स शील्ड से है, लेकिन इस वक्त जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के अंदर काम कर रहा है। ये तो मुझे जाना पहचाना नहीं लगता है। तो कहता है कि ये दरअसल तुम्हारे जाने के बाद आया था, ये तब आया था जब हाइड्रा ने पूरी की पूरी डेटाबेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था और इसके बाद की कहानी है। तो कहता है कि इसको देख के मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये हमारी टेंशन के लायक है, तो क्या तुम मुझे वाकई में बताना चाहोगे कि हम इसका पीछा क्यों कर रहे हैं। और वहीं पे निक फ्यूरी अपना पैकेट खोल के देखते और कहते हैं कि एक हंस लेकर आए हो तुम। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने यही तो कहा था, लेकिन तुम मेरी जो है क्रीम चीज़ को भूल गए हो। तुम आखिरकार कैसे भूल सकते हो कि मैं बैगल जो है बगैर क्रीम चीज़ के नहीं खाता हूँ। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो निक। तो कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे, मैं सिर्फ अपने बैगल को एंजॉय करना चाह रहा हूँ मॉर्निंग कॉफ़ी के साथ, लेकिन तुमने तो उसका मज़ा ही ख़राब कर दिया है। तो वो कहता है कि कर्नल, मैं जो हूँ 90% रोबोट हूँ, लेकिन अभी भी मेरे अंदर इंसान जिंदा है, और पिछले 3-4 सालों से मैंने आज तक कोई फॉलेट सूट नहीं खाया है, और ये क्रीम चीज़ वाली चीज़ तो मुझे कभी भी शुरू से नहीं पसंद थी। मुझे ये बताओ कि तुम मुझे इस मिशन में लेकर क्यों आ रहे हो। पाई से जॉन, हमारा काम ही यही है, हम कभी रिटायर नहीं हो सकते हैं, और मैं तुम्हें इसलिए चाहता हूँ क्योंकि तुम इस चीज़ के अंदर बहुत अच्छे हो। तो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ये एक्टिंग करना बंद कर दो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि तुम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के अंदर सिर्फ कॉफ़ी लेना पसंद करते हो, वो भी पिछले 20 साल से। तो ये क्रीम चीज़ का ड्रामा, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है सर। तो वहीं पे फ्यूरियस की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है, क्योंकि दरअसल वो उसको यहाँ पे चेक कर रहा था कि ये असली में वही है जिससे वो बात करने आया है। तो आपको पता है कि निक फ्यूरी की स्टोरीज कुछ इसी तरह की होती हैं। यहाँ पे ये लोग एक दूसरे के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करते हैं जब तक वो अपने कोड्स को क्लियर ना कर लें, और निक फ्यूरी इस वक्त अभी यहाँ बैठ के यही कर रहे थे। तो कहता है कि आप बताओ कि प्लान क्या है। कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम मिस्टर वॉल्टर से जाके मुलाकात करो और उनको हमारे बारे में कुछ बताने की कोशिश करो, इससे पहले कि हम कुछ बड़ा करें। मैंने आज आफ्टरनून के अंदर तुम्हारी एक मीटिंग सेट कर दी है ट्रेजरी के अंदर, तुम वहाँ पे जाओगे और पता लगाओगे कि वो आदमी हाइड्रा के लिए काम कर रहा है कि नहीं। तो कहता है कि रियली, सिर्फ इतना आसान, क्योंकि मुझे शायद तुम क्रेजी कहोगे, लेकिन मुझे इसमें कुछ और चीज़ की भनक आ रही है जो तुम समझ ही गए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो फ्यूरी वहीं पे बोलता है कि हाँ,
तुम्हें जिस चीज़ का शक है वो बिल्कुल वही है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो एकदम खामोश हो जाता है और उसकी तरफ देख के बोलता है कि डैम इट फ्यूरी, ये सब करने की क्या ज़रूरत है। और हमें बेसिकली नहीं पता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये इनके अपने ही कोड्स हैं। और यहीं से हम 1 घंटा पहले शिफ्ट होते हैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, जहाँ पे फ्यूरी के बेस से बाहर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग ने प्लान बनाया है नताशा रोमानोफ को बचाने का, क्योंकि आपको पता है कि जेटी एलेक्स ने वो मैसेज पढ़ लिया था कि नताशा जो है फ्यूरी से मिलने के लिए आ रही है, लेकिन इस वक्त फ्यूरी मौजूद नहीं थे और यहाँ पे ये लोग उसको बचाने के लिए आए हैं बेसिकली। और वहीं पे वो ईडन बोलता है कि जेटी मुझे अब टेंशन हो रही है, मुझे यहाँ पे किसी किस्म का कोई साइन नजर नहीं आ रहा है एलेक्स का, वो आखिर गया तो गया कहाँ। तो कहता है रिलैक्स एडन, एलेक्स जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, वो सिर्फ अंदर गया है ताकि वहाँ से गर्ल्स को लेकर आए और हमारे पास वापसी लेकर आए। ये जो है निक फ्यूरी का टॉप हिडन बेसिस है, इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चल सकता है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि इस बेस के ऊपर चारों तरफ हैमर के एजेंट्स आ जाते हैं और एक जोरदार धमाका होता है। और वहीं पे एडन बोलता है कि ये अच्छा नहीं है। तो जेटी बोलता है कि तुम ठीक कह रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। तो एडन बोलता है कि अब बताओ हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे। तो जेटी बोलता है कि मेरे पीछे चलो, अब हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। और यहीं के 5 मिनट बाद हम शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो 2 एजेंट्स का काम तमाम करते हैं और उनके सूट्स वगैरह पहन के हैमर के एजेंट्स की तरह वहाँ घुसने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हाँ अब टाइम आई है कि हम थोड़े टाइम के लिए हैमर के एजेंट्स बन ही जाएं, तो चलो जल्द से जल्द उस बच्चे को ढूंढें और उसको वहाँ से निकालें। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग अंदर घुसते हैं और वहाँ पे सारे के सारे गार्ड्स का काम तमाम करते हैं। लेकिन वहीं पे हॉकाई के सर पे वो गन रखता है और जेटी एरीज के सर पे, और ईडन बोलता है कि हॉकाई डोंट मूव। तो वहीं पे जेटी बोलता है कि बताओ एलेक्स, अब तुम यहाँ से निकलने के बारे में क्या सोच रहे हो, हमें क्या करना चाहिए। तो वहीं पे एलेक्स अपने फादर की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं जानता था कि आप यहाँ पे आज जरूर आएंगे। तो एरीज पूछता है कि बेटे तुम इतने टाइम से हो कहाँ पे। तो एलेक्स बोलता है कि मुझे आपको बताने की किसी चीज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ज़रा 1 मिनट, ये तुम्हारा बेटा है और तुम्हारा बेटा निक फ्यूरी के लोगों के साथ क्या कर रहा है आखिरकार, इंटरेस्टिंग। और वहीं पे ऑसबॉर्न उसकी तरफ बैठता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है एक बात बताऊं तुम्हें बच्चे, कि तुम मुझे बताओ कि फ्यूरी इस वक्त कहाँ छुपा हुआ है और उसके बदले में तुम्हें एक बहुत बड़ा सा रिवॉर्ड दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से मैं तुम्हें जो बहुत सारे टॉयज दे सकता हूँ, एक टॉय से भरा हुआ पूरा ट्रक। तो क्या ख्याल है तुम्हारा। लेकिन वहाँ पे एलेक्स को जितना बच्चा समझ रहा था वो उतना बच्चा होता नहीं है। तो वहीं पे एलेक्स बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें मेरी तशरीफ को चूम लेना चाहिए। लेकिन ऑसबॉर्न की बहुत ज़्यादा हटती और बोलता है कि बच्चे ज़रा आराम से रहो, ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने। आज कल या परसों मैं निक फ्यूरी को पकड़ ही लूंगा, उसका काम तो वैसे भी तमाम हो ही चुका है। ये सिर्फ कुछ लम्हों की बात है कि वो मुझसे भाग रहा है। और मैं ये तुमसे कहना चाहूँगा कि जब मैं उसका काम तमाम कर रहूँगा तो तुम मुझे सामने नज़र मत आना, और ये मेरे लिए तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। तो वहीं पे एलेक्स बोलता है कि तुम मुझे वार्न कर रहे हो, ठीक है फिर अब मेरी वार्निंग है तुम्हारे लिए। और वो अपनी आंखें चमकाते हुए उसकी आंखों में देखता है और उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे काबू में ला सकते हो। नहीं, तुम ये कभी भी नहीं कर सकते हो। तुम अपना सारा का सारा कंट्रोल खो दोगे और आखिर में तुम्हें सिर्फ फेलियर ही मिलेगी। ये तो होके ही रहेगा, लेकिन अगर तुमने हमारा पीछा करने की कोशिश करी या हमारे पीछे आए तो ये बहुत जल्दी कर दूंगा मैं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ओल्ड मैन। और हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न की यहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता। मेरी बातें अपने कान के सुराख खोल के सुन लो ऑसबॉर्न, तुम निक फ्यूरी के साथ पंगा नहीं लोगे, और हाँ तुम गॉड ऑफ फियर यानी मेरे साथ तो पंगा लेने का सोचना भी नहीं। और हम देखते हैं कि एरीज अपने बेटे की ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहा होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। लेकिन वहीं पे हॉकाई जो है ईडन के गला पकड़ता है और बोलता है कि बस ये तमाशा बहुत हुआ। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि एरीज बोलता है कि मैंने कहा होल्ड। तो हॉकाई बोलता है कि क्या मतलब। तो एरीज बोलता है कि मैंने तुमसे कहा कि होल्ड, यहाँ पे हम कोई तमाशा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एरीज का बेटा यहाँ मौजूद है और उससे बहुत प्यार करता है चाहे कुछ भी हो। तो हॉकाई बोलता है कि मुझे माफ़ करना एरीज, लेकिन उसने हमारे बॉस के ऊपर हाथ उठाया है, इस बच्चे को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका मुझे नज़र आ रहा है। तो एरीज बोलता है कि मैंने तुमसे कहा कि होल्ड। तो हॉकाई बोलता है कि ठीक है फिर तुम्हारी जैसी मर्जी, और एरीज उसको वहाँ पे घूर घूर के देख रहा होता है। तो एलेक्स पूछता है कि वेल अब आपका क्या कहना है फादर। तो कहता है कि तुमने ये बहुत अच्छे तरीके से किया है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। तुमने जो है अपने फ्रेंड्स के लिए एक मूवमेंट चुरा लिया है मर्सी का मेरे लिए। तो यहाँ से भागो, यहाँ से इतनी स्पीड से भागो जितनी स्पीड से तुम भाग सकते हो एक हरमीज की तरह। लेकिन ये बात याद रख लेना कि इसके फ़ौरन बाद मैं तुम्हारा पीछा करते हुए आऊँगा, और अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारी मैं शामत बुलाने वाला हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है बच्चे, भाग जाओ यहाँ से। तो एलेक्स बोलता है कि चलो अब हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हॉकाई यहाँ पे खामोशी से बैठ के देख रहा होता है, क्योंकि वो उसको पता है एरीज और एलेक्स से आगे कुछ नहीं कर सकता है। और वहीं से नॉर्मन अपने होश के अंदर आता है और खड़ा होते हुए बोलता है कि तुम्हें उनको यहाँ से नहीं जाने देना चाहिए था। अब मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो तुम्हारा बच्चा है कि नहीं। अब वो सारे के सारे लोग मेरी नज़र में मुर्दा हैं और मैं उनको जान से मारने के बाद ही सुकून में बैठूंगा। तो यहीं से हम शिफ्ट होते हैं इनसाइड स्टेट के अंदर, जहाँ पे सीक्रेट वॉरियर्स का हेडक्वार्टर है, और वहाँ पे हम शिफ्ट होते हैं क्वेक और ड्रूप के पास, जो कि इस वक्त यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं दरअसल योयो के बारे में। क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में योयो का जो था हाथ ज़ाया हो जाता है और एक ऑपरेशन उसका चल रहा होता है। तो वो यहाँ पे इसी की बातें कर रहा होता है ड्रूप, और उससे पूछ रहा होता है। तो कहती है कि ऑपरेशन जो था वो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया गया है, लेकिन मुझे टेंशन से उसके ट्रॉमा की हो रही है, क्योंकि वो सिर्फ 15 साल की एक बच्ची है जिसने अपना एक हाथ खो दिया है, और उसकी जगह हमने एक अजीब व गरीब प्लास्टिक
और उसकी जगह हमने एक सिंथेटिक आर्म लगा दिया है। अब ना जाने वो होश में आने के बाद उसके ऊपर कैसा रिएक्ट करेगी। तो कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, वैसी भी लड़कियाँ अपनी बॉडी को लेकर कुछ ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो कोई बोलती है कि ठीक है सेबेस्टियन, अब बोलना बंद करो। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं योयो के पास, जो कि अपने हाथों को देख रही होती है। और स्टोनवॉल पूछता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है योयो। तो कहती है कि वियर्ड, सच में बहुत ज़्यादा वियर्ड, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर भी रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि मैं कंट्रोल नहीं भी कर रही हूँ। मैं इससे किसी चीज़ को छू रही हूँ तो मुझे कुछ फील नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ पकड़ रही हूँ। ये अजीब व गरीब चीज़ है जिसको समझने में मुझे शायद थोड़ा वक्त लग ही जाएगा। तो क्यों एक बोलती कि हाँ ज़रूर, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले सकते इसको समझने में, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इसीलिए हो रही है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो बताओ कि तुम सच में ठीक हो कि नहीं। तो कहती कि हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये बताओ कि दोबारा तुम लोगों के साथ मिशन वगैरह पे कब चल सकती हूँ। तो स्टोन बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें उस बारे में अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो योयो कहती है कि कब, मैंने पूछा। तो कहती है कि वैसे आज, तो क्वेक बोलती है कि वैसे आजकल हम लोग भी कुछ खास कर नहीं रहे हैं, हम लोग भी यहाँ से इस वक्त छुप के बैठे हुए हैं, तो तुम अपना आराम से टाइम लो और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम भी इस वक्त बिल्कुल फारिग ही हैं। तो कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी यही कहा है देखिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मुझे यहाँ बैठ के सिर्फ रिलैक्स नहीं करना है बल्कि मुझे कुछ काम करना है। तो कहती है कि फिर ठीक है, एक काम करते हैं कि एक आखिरी बार हम तुम्हारे डॉक्टर्स को बुलाते हैं, तुम्हारे ऊपर सारे टेस्ट करवाते हैं, और अगर सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक आई तो तुम दोबारा ड्यूटी पे रिपोर्ट कर सकती हो। क्या तुम्हें ये ठीक लगता है। तो कहती है कि ठीक है, तुम जैसा चाहो, लेकिन मुझे वापस आना ही होगा। एक इसी तरह उनके बेस के अंदर अचानक एक अलार्म बजता है, जो कि दरअसल एक ब्रीच का अलार्म है। और योयो बोलती है कि ओ नो, अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है। और दरअसल हम स्क्रीन के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स, जेटी और ईडेन भागते हुए आ रहे होते हैं, और पीछे हैमर के एजेंट्स ऑसबॉर्न, एरीज और हॉकाई उनका पीछा करते हुए आ रहे होते हैं। और कंप्यूटर में बताया जा रहा होता है कि ये बेस जो है कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ये बेस 5 मिनट के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो एक बोलती है कि योयो, लगता है कि अब तुम्हारे कपड़े पहनने का वक्त आ ही गया है, तो फ़ौरन तैयार हो, हमें यहाँ से निकलना होगा। टू बी कंटिन्यूड।